हेलो। हाय। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज फिर से एक बहुत एक्साइटिंग वीडियो लेकर आया हूँ। और ये इंट्रोडक्शन है इन्वेस्टमेंट के बारे में, निवेश के बारे में। अक्सर सभी लोगों के मन में विचार ये होता है कि निवेश कहाँ करें। हम लोग सुन तो लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश करें। ठीक है, अब इतना तो जान लिया कि स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और बहुत जल्दी पैसा वहाँ पे बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब बहुत लोगों के साथ कन्फ्यूजन होता है कि स्टॉक मार्केट के बारे में जान तो लिए, लेकिन कहाँ करें, स्टॉक मार्केट में कहाँ करें, कैसे करें। तो उसके बारे में आज हम थोड़ा उसके बारे में एक एक करके समझेंगे थोड़ा। ठीक है, जो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो बिगनर्स हैं। ठीक है, तो इसमें मैं कवर करूँगा जैसे स्टॉक्स का हो गया, और फिर ईटीएफ हो गया, बॉन्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, फ्यूचर ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो मैं सभी को कवर करूँगा। लेकिन बेसिकली क्योंकि ये मतलब ये बिगनर लेवल के लिए है, तो बिगनर लेवल में मैं फ्यूचर ऑप्शन या फिर बॉन्ड में, ईटीएफ में, ये सब में बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं आपको स्टॉक के बारे में और फिर म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊँगा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि बिगनर लेवल पे ये काफ़ी मतलब इसी में करना चाहिए। ठीक है, बाकी में आपकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। तो आज इसके बारे में बताएंगे अभी कैसे करना है। और लास्ट सेशन में जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ढेर सारी वीडियोस आने वाले सेशन में लेकर आऊँगा। ठीक है, एक थोड़ा सा अभी हम लोग एक इंट्रोडक्शन बिल्ड कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा कि एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी क्यों है, एक किसी पर्सन को इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए। ये भी इंट्रोडक्शन दिए कि हमारे चैनल का मेन मोटिव क्या है। अपना जैसा कि मेन मोटिव ये है कि फाइनेंस से संबंधित और इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों को, ठीक है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, और फिर स्विंग ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया। ठीक है, ये सब के बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग आने वाले सेशन में इसका करेंगे। तो आज फिलहाल जो टॉपिक कवर करते हैं, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश के प्रकार, कितने तरीके से निवेश कर सकते हैं। अब जी एक सिचुएशन में आपको बताता हूँ कि जैसे क्या होता है कि अक्सर मतलब काफ़ी लोगों के साथ ये समस्या होती है। ठीक है, अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट आजकल हर कोई जानता है कि अपने पैसे को बढ़ाना है, ग्रो करना है। ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और कुछ चीज़ें जो हमने प्लान किया है, चाहे वो घर हो, कार हो, ठीक है, एजुकेशन हो, रिटायरमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म का जो लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं उनके लिए वो अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं कि भाई अब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है इस पैसे का। तो पैसे से पैसा बनाना है, पैसिव इनकम, जिसको कहते हैं कि अपना काम ना करना पड़े और मैं अपना जो काम डेली कर रहा हूँ, ठीक है, और साइड में वो इनकम होता रहे, बिना कुछ काम किए हुए एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिए वो होता रहे। इसी को हम पैसिव इनकम कहते हैं। और ये पैसिव इनकम मैं हर किसी को इनकरेज करता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करें, इन्वेस्टमेंट करें, ठीक, कि वो पैसिव इनकम जनरेट करें। क्योंकि आप जॉब में हैं या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, मीडियम साइज का कर रहे हैं, एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, किसी चीज़ से भी जुड़े हुए हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप आपका वो तो रेगुलर चल रहा है ना, तो साइड में कुछ ऐसा आप कर लीजिए कि आपको वो करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको उस पे ध्यान देने की ज़रूरत ना पड़े, और वो चीज़ें आपके पैसा लगा के पैसा ग्रो होता रहे। ठीक है, तो एक बार अगर आप उसको थोड़ा एक होता है ना रस, आपने उसमें इंटरेस्ट ले लिया, एक बार आपको पैसिव इनकम का मज़ा मिल गया, फिर आपको पैसिव इनकम के बारे में पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत लंबा डिटेल वीडियो नहीं बना के शुरू करते हैं कि कितने प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट में, और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो बेसिक चीज़ें हैं, हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक इक्विटी जो जैसे हमने कल बताया था, कंपनी अपने शेयर को मतलब जो उसके वैल्यू होता है उसको पार्टीशन में डिवाइड किए रहती है। ठीक है, उसी का शेयर का नाम देते हैं जो लिस्टेड होती है एक्सचेंज से। ठीक है ना, जो ट्रेड करते हैं। तो हम इक्विटी और स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं।
म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ में कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर सकते हैं, बॉन्ड में कर सकते हैं, ठीक है। अब जी क्या होता है म्यूचुअल फंड। अब जैसे क्या होता है कि हमने स्टॉक के लिए सेलेक्ट किया हमने खुद से, ठीक है, या किसी से प्रोफेशनल सर्विस लेके, कि हमने ये देख लिया कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है, ठीक है, तो हमने खुद से उसमें कर दिया। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट सॉरी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं कि मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट से कटता जाएगा, और दूसरा ये होता है कि आपको एक साथ आप इन्वेस्ट कर दिए कुछ सालों के लिए, ठीक है। अभी इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और ईटीएफ होता है बेसिकली क्या होता है कि ये एक स्टॉक की तरीके से ही मार्केट में रजिस्टर्ड होता है, वो लिस्टेड होता है। और जैसे हम स्टॉक्स को बाई करते हैं सेल करते हैं, वैसे हम ईटीएफ को भी कर सकते हैं। सेम है बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि बॉन्ड कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ माना जाता है, ठीक है। जैसे हम बैंक में एफडी करते हैं, पीएफ करते हैं, ठीक है, पीएफ हमारा होता है, उसमें फिक्स परसेंट का इंटरेस्ट हमको मिलता रहता है मंथली बेसिस पे। तो बॉन्ड क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी होती है, जैसे गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई पीएसयूज होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, तो वो क्या करते हैं कि जब उनको फंड रेज करना होता है, तो एक सर्टेन अमाउंट का जो वो डिमांड करते हैं कि इतने अमाउंट आप दीजिए, हम इस पे आपको इंटरेस्ट देंगे इतने सालों के लिए इतने परसेंट के हिसाब से, ठीक है। उस सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमारा एफडी में चलता है कि आपने दे दिया, ठीक है, 8% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, वही होता है। इसमें क्या होता है जिनके पास काफ़ी फंड होता है, ठीक है, और उनके उनको अपना वो फंड मार्केट में रिस्क नहीं दे सकते। मतलब अगर आप स्टॉक में करते हैं तो क्योंकि स्टॉक्स में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, स्टडी उसमें रिक्वायर्ड होती है कि आप उसमें स्टडी करके और कब लगाना है कब नहीं पैसा लगाना है, ठीक है। म्यूचुअल फंड भी रिस्क के अधीन होता है कि मार्केट कभी ऊपर है कभी नीचे है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम ज़्यादा हो सकता है, उसमें लॉस हो सकता है। तो जो कंपनियां होती हैं कि अफोर्ड नहीं करना चाहती कि हमको इस पे कोई रिस्क लेना है, बस हमको फिक्स्ड परसेंट का इंटरेस्ट मिल जाए, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ रहे और इंटरेस्ट भी हमको मिलता रहे, ठीक है ना। तो उसी को कंपनियां बॉन्ड के रूप में बेचती हैं, और जो उसको खरीदता है, ठीक है, उसको फिक्स्ड अमाउंट का इंटरेस्ट मिलता रहता है। मान लीजिए जैसे उदाहरण के तौर पे कोई गवर्नमेंट की कंपनी है रेलवे, ठीक है, अब रेलवे को 1,000 करोड़ का बॉन्ड वो इशू करता है, ठीक है। अब ये बोलता है कि 1,000 करोड़ रुपए 25 साल के लिए, आप बॉन्ड 25 साल का बॉन्ड ले लो, ठीक है ना। अब जो 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, और उसको वो फिक्स्ड परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट देती है कि 25 सालों तक हम मंथली बेसिस पे जो इसको इन्वेस्ट करेगा हम उसको देते रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है बॉन्ड का। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी क्या होता है कि मतलब एक कमोडिटीज मतलब डेरिवेटिव मार्केट होता है ये, ठीक है ना। डेरिवेटिव मार्केट होता है जिसमें एक फ्यूचर की डेट पे हम ट्रेड करते हैं। जैसे उसमें ये होता है कि आज हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है, खरीद लिया, उसको डिलीवर करना होता है 28 दिन पे, ठीक है, 30 दिन पे, 2 महीने पे, 3 महीने पे, इस तरीके से उसको डिलीवर करना होता है, ठीक है। तो इसमें भी ये काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें लेवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है, और रिस्की भी बहुत होता है। तो ये बिगनर लेवल के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में वो जाएं, ठीक है। तो अब एक हमने एक इंट्रोडक्शन बिल्ड कर लिया कि हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मैं अगर आपको रिपीट कर दूं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, बॉन्ड में कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर सकते हैं, ठीक है, ईटीएफ में कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये बिगनर के लिए है, तो अपन लोग फोकस करेंगे स्टॉक्स, इक्विटी पे और म्यूचुअल फंड पे, ठीक है। तो अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं, स्टॉक्स का मतलब ये हुआ ना कि आप किसी कंपनी के शेयर लेने का मतलब उस कंपनी का ऑनरशिप ले रहे हैं, ठीक है। और वो ऑनरशिप अपने पास आप रखते हैं,
ये होप में और ये स्टडी आपने करके ये आपने उसको डिसाइड किया है और आपको लगता है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो आप उसको होल्ड करके रखते हैं और आपको इसमें डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, तो वो जो आपने शेयर ले रखे हैं उस पे फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, ठीक है, कंपनियां देती हैं, क्वार्टरली देती हैं, हाफ ईयरली देती हैं, ईयरली देती हैं, ठीक है जी। अब आप पूछोगे इसमें डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड बेसिकली ये होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आप शेयर ले रहे हो तो कंपनी में ऑनरशिप ले रहे हो, ठीक है, जब आप ऑनरशिप ले रहे हैं तो कंपनी को जो मुनाफा होगा वो आपको भी मिलेगा। तो जो कंपनी को मुनाफा होता है वो कंपनियां डिविडेंड के रूप में जो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो जो कंपनी के शेयर्स लिए होते हैं, ठीक है, उनको वो देती है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपये 1,000 शेयर्स ले रखे हैं किसी कंपनी का, टाटा का ले रखा है, और टाटा ने इशू करता है डिविडेंड, हम 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से करेंगे, ठीक है, तो 5 रुपये के हिसाब से आपने जितने शेयर लिए हैं उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, इतने पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे बिना आपकी वैल्यू का फ्लक्चुएट किए हुए। आई मीन जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी वो तो रहेगी, कम ज़्यादा वो होता रहेगा, लेकिन आपके टोटल क्वांटिटी पे कितना पर पर स्टॉक्स के हिसाब से कितना रुपए वो डिविडेंड दे रहा है, वो पैसा आपके अकाउंट में कंपनी भेजेगी, ठीक है, वो मतलब शेयर प्रॉफिट शेयर करेगी आपके साथ कि हमको इतना प्रॉफिट हो रहा है तो पर शेयर हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो जी ये हो गया कि कंपनी में ओनरशिप ले लिए और कंपनी का शेयर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, हमने स्टडी कर रखा है उसके बैलेंस शीट से और उसके जो फाइनेंशियल्स निकलते हैं, ठीक है, अपना कई तरीके का मेथड होता है इवैल्यूएशन का, जैसे टेक्निकल इवैल्यूएशन हो गया, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन हो गया, बेसिकली अगर इसको ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं तो ये चीज़ें मैं काफ़ी डिटेल में इसको कवर करूँगा टॉपिक बाई टॉपिक, चाहे वो फाइनेंशियल असेसमेंट हो गया और फंडामेंटल असेसमेंट हो गया, फिर टेक्निकल असेसमेंट हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में उसको कवर करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल आप बस इतना जान लीजिए कि जो है इसमें फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के बैलेंस शीट और ये इन सब चीज़ों को हम उसकी स्टडी करते हैं और ये अनुमान लगाते हैं, ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं थ्रू द वेरियस कैलकुलेशन और बाकी चीज़ों के हिसाब से, ठीक है, अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं कि ये इसकी वैल्यू आने वाले 5 साल में, 1 महीने में, 10 साल में या 25 साल में कितना भी हो सकता है टाइम पीरियड, ठीक है, उसमें इसकी वैल्यू इतनी जाएगी। और जब इतनी वैल्यू जाएगी, कुछ वैल्यू हमारा मान लो 50 रुपये आगे बढ़ जाता है, ठीक है, 100 रुपये आगे बढ़ जाता है, तो एक टारगेट हमने फिक्स कर रखा है कि इस टारगेट पे जाएगा तो हम इस कंपनी को इतने शेयर को बेच देंगे, ठीक है, जो मुनाफा होगा उसको हम कर लेंगे और फिर दूसरी कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे और दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट इन्वेस्ट करेंगे। तो ये होता है स्टॉक्स और इक्विटी में इन्वेस्ट करने का जरिया। और इसमें एक चीज़ और अगर आपको मैं बताऊं कि जो स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं कई तरीके से कर सकते हैं, उसमें कैटेगराइज भी होता है कि लार्ज कैप में कर रहे हैं, मीडियम कैप में कर रहे हैं, स्मॉल कैप में कर रहे हैं, ठीक है, सेक्टर वाइज कर रहे हैं, कोई कोई होता है कि वो काफ़ी स्पेकुलेटिव होता है, बहुत अनुमान लगाता है कि जैसे एजुकेशन सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करने वाला है, किसी को पता होता है, जैसे क्या होता है कि हम मार्केट में घूम रहे हैं, हमको पता है कि एक एक ऐसे ही अगर एग्जांपल लें, मान लो कि हम मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ की वैल्यू किसी सीजन से कुछ इफेक्ट हुआ है, ठीक है, खाने पीने की सामान हुआ, ठीक है, हमको पता चल जाता है कि ये सीजन आ रहा है, अब इसकी वैल्यू जो है कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होने वाली है, तो इसी तरीके से बहुत सारे तरीकों से लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि किसी सेक्टर में ग्रोथ आने वाला है, बैंकिंग सेक्टर में आने वाला है और पीएसयूज में आने वाला है या फिर आपके फूड इंडस्ट्री में आने वाला है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर जैसे मैंने बताया, तो कोई सा भी इंडस्ट्री हो सकता है, तो उसमें आने वाला है। तो एक तरीके का कहने का मतलब ये है कि आप इसमें कैप के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो कंपनियों को सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं और दूसरा जो होता है सेक्टर के हिसाब से कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि म्यूचुअल फंड।
देखो जी, क्या होता है कि स्टॉक्स में आपकी एनालिसिस है, ठीक है, आप खुद से एनालिसिस कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये दोनों एनालिसिस आप कर रहे हैं और एक इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क इसमें इन्वॉल्व है कि आपकी जब आपने किसी कंपनी के शेयर को लिया, तो उसका वैल्यू नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से वो रिस्क रहता है उसमें। और क्या आपकी रिस्क टॉलरेंस कितना है, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, उसी हिसाब से सजेस्ट किया जाता है कि आप मार्केट में इन्वेस्ट करें। दूसरी बात आती है कि म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड जी क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि फंड मैनेजर इसमें अलॉट होते हैं। हम क्योंकि अपना जैसे क्या होता है कि इसमें हम हमारे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है, कि हम काफ़ी इसको डिटेल में स्टडी करें, इसके सेक्टर के बारे में जानें, इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में जानें, कौन सा मीडियम कैप है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में जानने की जरूरत, मतलब हमारे पास टाइम नहीं है, ना ही हमारी उतनी मतलब हमको उतना आता है कि हम उतना जानें, ठीक है, कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जॉब करना है, ठीक है, मुझे जॉब पे भी जाना है कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ऑफिस में हूँ, ठीक है, 8 बजे आ रहा हूँ घर पे। अब मैं कब फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, कब टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, कब कैसे स्टडी करूंगा, ठीक है, मार्केट को कितना वॉच करेंगे, कैसे वॉच करेंगे, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं। और सही भी है, लोग अपना काम कर रहे हैं पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। फिर म्यूचुअल फंड एक होता है, इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं, ठीक है। वो फंड मैनेजर इसी काम के लिए रखे जाते हैं, जैसे कंपनियां होती हैं, तो वो कंपनी फंड मैनेजर अलॉट की रहती हैं और लोगों से पैसे लेते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, और उस इन्वेस्टमेंट पे कुछ अमाउंट का, जैसे मार्केट के हिसाब से और प्रॉफिट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट वो देते हैं, ठीक है। तो उसमें इस तरीके से क्या होता है कि जैसे मान लो आपने किसी म्यूचुअल फंड में ले लिया, कोई एसआईपी कर लिया। अब आप उसमें करते हो कि 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 10,000, 50,000, कितना भी आप जो है फिक्स्ड कर देते हो कि भाई इतना पैसा मेरे अकाउंट से कटता रहे, महीने का मेरे सैलरी से कटता रहे, ठीक है। और तुम जो फंड मैनेजर है वो अपना देखेगा कहाँ उसको किधर मार्केट में डालना है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाना है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि आपने, जैसे क्या होता है, किसी एक कंपनी पे आपने लगाया, ठीक है, तो उस कंपनी पे अकेले सारा पैसा, मान लो 10 लाख रुपए आपके पास है और आपने टाटा के शेयर पे लगा दिया, ठीक है। अब टाटा का शेयर बढ़ेगा तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, टाटा का शेयर घटेगा तो आपकी वैल्यू घटेगी। तो इसमें रिस्क है, ठीक है। आपकी प्रिडिक्शन जो है, आपने जो सही किया है, आपने उसी हिसाब से गया, तब तो ठीक है, आपको देगा, ठीक है। अगर कम हुआ तो आपकी कैपिटल चली जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि मान लो 10 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए किसी एक कंपनी में डाल दिए, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर से। फिर 2 लाख रुपए किसी कुछ कंपनी के बैंकिंग सेक्टर से डाल दिए। फिर कुछ तो लाख रुपए हमको कहीं दूसरे सेक्टर में डाल दिए, ठीक है। इस तरीके से हम डाइवर्सिफाइड अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कंपनियों में कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि मान लो किसी एक की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, किसी एक की वैल्यू घटेगी, तो एक एवरेज बन जाता है कि कहीं ना कहीं आके हमारी जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, वो हमारा निगेटिव ना जाए, ठीक है। या हमको एक मतलब एक इंटरेस्ट उस पे आता रहे। मान लो किसी कंपनी में 10% का इंटरेस्ट आ गया, किसी कंपनी का 2 आया, ठीक है, तो एवरेज होके कहीं बीच में आ जाएगा, फिर भी हमारा प्रॉफिट होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी कंपनी में लगा दिए, अब वो कंपनी का 2% का कभी आया, कभी वो 10% नीचे चला गया, तो हम हमारा पोर्टफोलियो कहीं नहीं जा रहा है। दस दस लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया है, और 10 लाख रुपए पता चला वो आगे भी जा सकता है, लेकिन क्योंकि वो रिस्क काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ, कैपिटल भी वेस्ट हुआ। तो म्यूचुअल फंड काफ़ी एडवाइजेबल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से इन्वेस्ट करें,
तो मैं कहूँगा कि आप बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म होते हैं, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड शुरू करने के लिए, जैसे आप मतलब वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। ग्रो होता है, ठीक है, ग्रो पे कर सकते हैं। फिर आप जो है ज़ीरोधा से कर सकते हैं, एसबीआई से कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज फर्म होते हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। वहाँ से आप एक फॉर्म भरिए उनका, और उस पे आपके अकाउंट से जो है वो मंथली बेसिस पे पैसे कटते रहेंगे। वो आपको डिसाइड करना है कैसे करना है, मंथली बेसिस पे आपको करना है कि एक साथ आप पैसे डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और टाइम पीरियड आपके हिसाब से होता है, 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, 15 साल आप करते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड जो होता है ना, म्यूचुअल फंड काफ़ी पॉपुलर है आज की डेट में। और मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में करो, क्योंकि आप डेली ऑफिस जाते हो या फिर आप किसी बिजनेस में जाते हो, आपको टाइम नहीं मिल पाता है कि स्टॉक्स एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इसमें टाइम टाइम टेकन है ये पूरा का पूरा गेम टाइम का है, ठीक है। इसमें कंपाउंडिंग के हिसाब से पैसा ग्रो होता है। आपको 1 साल में हो सकता है उसकी वैल्यू आपको लगे कुछ नहीं हो रहा है, 5 साल में कुछ और लगेगा, 10 साल में कुछ और लगेगा, ठीक है। जब वो कंपाउंड के हिसाब से, मतलब जैसे आज आपने इन्वेस्ट किया, 1 साल में आपके मान लो 2% का इंटरेस्ट आया, फिर अगले साल में कुछ और आया, ठीक है। तो वो ग्रो होता रहता है, और वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से ग्रो होता है। मैं इसके बारे में एक बार डिटेल में एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, कि स्टॉक जैसे म्यूचुअल फंड में हम करते हैं तो कंपाउंडिंग किस तरीके से ग्रो होता है कंपाउंडिंग में, ठीक है। तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप कर देते हैं और जल्दी कर देते हैं और लंबे समय के लिए करते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव होता है इसमें, ठीक है। मैं इस पे आपको डिटेल में एक वीडियो बना के दूंगा, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा आने वाले समय में, आने वाली वीडियो में जल्दी ही, ठीक है। और आपके भी अगर कोई क्वेरीज हैं कि आप ईटीएफ में जाना चाहते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। मैं उस पर भी डिटेल में वीडियो आने वाले समय में सेशन उस पर लेंगे हालांकि, ठीक है। तो एक सेपरेट वीडियो उस पर भी बना देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो फोकस था मेरा, ठीक है, वो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड पे था कि जो बिगनर्स होते हैं, जिनको कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है, कैसे करें, तो वो इस पे कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड मैं पहली प्रेफरेंस रखूँगा। दूसरा प्रेफरेंस रखूँगा अगर जिसको काफ़ी इंटरेस्ट है और थोड़ा बहुत वो सीखना चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है कि एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, और फिर क्या होता है कि आगे आने वाले समय में ट्रेड भी कर सकता है वो। तो ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग जो मतलब आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर दिए, स्विंग ट्रेडिंग कर दिए, ठीक है, मतलब आपने सेम डे लेके सेम डे बेच दिया शेयर्स को, इंट्राडे ट्रेडिंग कर दिए, आज लेके एक हफ्ते में बेच दिया, आपको लगता है एक हफ्ते पे कुछ गया उसकी वैल्यू बेच दिए, फिर एक महीने आपने रख लिया तो उसको, ये मतलब इस तरीके से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जिसके पास थोड़ा बहुत टाइम है और इंटरेस्ट है सीखने के लिए, जानने के लिए, स्टॉक्स एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, तो वो स्टॉक्स की एनालिसिस करता है, स्टॉक्स में डालता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, और मैं इस पे काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। स्टॉक्स एनालिसिस कैसे करते हैं, स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। और फिर ट्रेडिंग के बारे में हम लोग इस पे बहुत डिटेल में आने वाले वीडियो में सेशन में इस पे कवर करूँगा, ठीक है, कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस हम करते कैसे हैं, और स्टॉक्स को सिलेक्शन कैसे करते हैं, बहुत डिटेल पे इस पे हम लोग बात करेंगे आने वाले सेशन में। तो आज के लिए मैं बस इतना ही इस पे देना चाहता हूँ, ठीक है। और आशा करता हूँ ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिलीवर किया इसमें, ठीक है। और ये सब के बारे में हम एक एक करके काफ़ी डिटेल में इन सब चीज़ों पे डिस्कस भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू सो मच, टेक केयर। और हाँ, अगर आपने मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना से ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन।